आज हम यूनिट सेकंड में आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं के अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन करेंगे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो राज्य थे, उनमें अध्ययन के लिए तुलनात्मक राजनीति में अनेक नई अवधारणाओं का विकास हुआ और व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप अंत्य अनुशासनात्मक उपागम पर जोर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि राजनीतिक विज्ञान में विभिन्न नवीन अवधारणाएं शामिल हो गई और समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के बढ़ते हुए अंतर संबंधों के कारण कई समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं राजनीति विज्ञान में आ गई, जिसमें देखिए राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास और राजनीतिक समाजीकरण ये महत्वपूर्ण हैं। तो अब इसमें हम राजनीतिक समाजीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजनीतिक समाजीकरण वो समाजशास्त्रीय संकल्पना समाजीकरण से ही प्रेरित है। अब हमें ये देखना है कि समाजीकरण किसे कहते हैं। समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी जो समाजीकरण है वो समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति, अब समाजीकरण में व्यक्ति वो क्या क्या सीखता है। व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, परंपराओं, मूल्यों एवं मान्यताओं अर्थात समाज की संस्कृति को अंगीकार करता है और उसका क्रियाशील सदस्य बनता है। अब जो समाजीकरण होता है, उस समाजीकरण के अंतर्गत व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, परंपरा, मान्यताएं, समाज की संस्कृति को स्वीकार करता है और उसका एक क्रियाशील सदस्य बनता है। जैसे कि प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना सिखाता है, अभिवादन करने का तरीका, पूजा पद्धति, पहनावा, खान पान आदि जो बातें हैं वो बालक को सिखाई जाती हैं। तो समाजीकरण का अर्थ यही है कि व्यक्ति इसमें रीति रिवाज, परंपरा, मान्यताएं, समाज की संस्कृति को स्वीकार करता है और समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है। और प्रत्येक समाज की देखिए संस्कृति भिन्न होती है, तो हर समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप ही बालक को बोलना, अभिवादन करना, पूजा करना, पहनावा, खान पान ये आदतें उसको सिखाई जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। समाज में व्यक्ति रहकर जो कुछ भी सीखता है वो सब समाजीकरण के अंतर्गत आता है और जिसके द्वारा बालक मानव समाज में उस विशेष समाज का सदस्य बनता है। ये सब चीज़ सीखने के बाद जो बालक है वो समाज का एक सदस्य बनता है। तो राजनीतिक जीवन के लिए भी इसी प्रकार सीखने सिखाने की प्रक्रिया रहती है। जिस प्रकार बालक समाज में बहुत सारी बातें, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन ये सब कुछ सीखता है, उसी प्रकार राजनीति में भी, राजनीतिक जीवन के लिए भी इसी प्रकार से जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया रहती है और जिनके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है। अब राजनीति में जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है और राजनीतिक जीवन पद्धति के प्रति उसके दृष्टिकोण का विकास होता है। जब व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, व्यक्ति राजनीतिक जीवन की पद्धति का जो दृष्टिकोण है उसमें भी उसका विकास होता है और इस तरह जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को ही राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। अब हम इसे और भी अधिक सरल तरीके से समझ सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण किसे कहते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति
जो राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को ही राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति ज्ञान प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को ही राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। तो इसे आप, मैंने इसे अंडरलाइन किया, इसे आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन करें, ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद करना है। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भी राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का एक साधन है। तो दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण जो है वो राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे हस्तांतरित करने का एक साधन है। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्रत्येक व्यवस्था में कुछ आदर्श होते हैं, जैसे कि भारत का आदर्श है लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं स्वतंत्र समाज। हर देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस राजनीतिक व्यवस्था के अपने आदर्श होते हैं। अब जैसे भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका आदर्श है लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्र समाज। अब भारत में जो राजनीतिक समाजीकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका जो आदर्श क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्र समाज। तो भारत के जो नागरिक हैं उनको राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाता है। उसी प्रकार जैसे साम्यवादी चीन का जो आदर्श है वह है साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी चीन का आदर्श साम्यवादी व्यवस्था है एवं बंद समाज, और इसके लिए राजनीति चीन के नागरिकों को राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से इसी के अनुसार बनाया जाता है। तो हर देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसी के द्वारा नागरिकों में जो है उसके प्रति उसको बनाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम जो व्याख्या है वो व्याख्या किसके द्वारा की गई। तो सबसे पहले जो इसकी व्याख्या है वो हर्बर्ट हाइमन के द्वारा की गई, और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में इसके विभिन्न पक्षों पर जो है प्रकाश डाला था। और दूसरे हैं जैसे आमंड और पावेल, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। अब आमंड और पावेल ने जो राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को जो है राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है तथा उसको राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। इसी प्रकार देखिए कामनाथ ने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। जो कामनाथ है उसने यही कहा है कि जो कामनाथ जो है उन्होंने यही कहा है कि इसके द्वारा जो है व्यक्ति राजनीति का ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये जो परिभाषाएं दी हैं उनका अर्थ यही है कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति क्या सीखता है? राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्राप्त करता है तथा उसे विकसित करता है जिससे कि वो राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में उसका सहायक बन सके। तो ये हमने देखा राजनीतिक समाजीकरण किसे कहते हैं, इसके संबंध में जो विचारकों के द्वारा परिभाषा दी गई है उनको आपको इसमें लिखना है, और जो हर्बर्ट हाइमन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसको आपको याद करना है, और आमंड और पावेल के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसे भी आपको याद करना है, क्योंकि इसके संबंध में बोर्ड में प्रश्न आते हैं। अब आता है देखिए राजनीतिक समाजीकरण के साधन। किन किन साधनों के द्वारा व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है।
तो व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने वाली समाज में अनेक संस्थाएं। अब व्यक्ति में राजनीतिक समझ किनके द्वारा विकसित की जाती है? तो देखिए, जैसे परिवार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकारी प्रक्रिया हैं, जनसंचार के साधन हैं। और ये जनसंचार के साधन, इनके द्वारा जो है व्यक्ति में राजनीतिक समझ जो है वो विकसित की जाती है। तो आपसे इस संबंध में पूछा जा सकता है कि व्यक्ति में राजनीतिक जो समझ है वो किसके द्वारा विकसित की जाती है? तो इसमें आपको बताना है कि समाज में अनेक संस्थाएं होती हैं, जैसे परिवार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक सामाजिक संस्था, सरकारी प्रक्रियाएं हैं, जनसंचार के साधन। तो इनके द्वारा व्यक्ति में जो है वो राजनीतिक समझ पैदा की जाती है। इनमें से कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अनायास एवं स्वाभाविक रूप से जो है राजनीतिक सामाजिकरण करती है, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो कि औपचारिक तरीक़ों से कार्य करती हैं। और खुले एवं लोकतांत्रिक समाजों में राजनीतिक सामाजिकरण में अनौपचारिक प्रक्रियाओं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जबकि चीन जैसे जो साम्यवादी एवं पाकिस्तान जैसे जो कट्टरपंथी जो राज्यों में सरकारी तंत्रों के माध्यम से ही राजनीतिक संस्कृति की जबरन घूट पिलाई जाती है। अब देख लीजिए कि जो साम्यवादी चीन है और पाकिस्तान जो कट्टरपंथी है, वहाँ पर राजनीति का सामाजिकरण किस प्रकार किया जाता है? वहाँ पर सरकारी तंत्र के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति की जो है उनको सिखाई जाती है, उनके गुण विकसित किए जाते हैं। तो ये जो संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं हमें देखना है कि किस प्रकार से राजनीतिक सामाजिकरण करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिवार। परिवार प्रथम पाठशाला मानी जाती है, जिसमें कि बालक अपने रीति रिवाज या परंपराएं सीखता है, माता पिता की आज्ञा स्वीकार करता है और उनसे उसमें सत्ता का बोध होता है। इसके अलावा सबके साथ जो है मिलकर रहना, परिवार में सहयोग करना और अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस प्रकार दबाव बनाया जाए आदि बातें जो है सीखकर वह राजनीतिक क्रियाओं की क्षमता विकसित करता है। अब देखिए, परिवार जो है वो बालक की प्रथम पाठशाला होती है, क्योंकि परिवार में उसको संस्कार दिए जाते हैं और बहुत सी बातें बच्चा परिवार में सीखता है। अपनी कोई बात अगर उसकी नहीं मानी जाती तो अपनी बात को रोकर दबाव डालकर मनाता है। तो इस प्रकार से कई जो गुण हैं वो बच्चे में परिवार से ही विकसित होते हैं, जो कि राजनीतिक क्रियाओं की जो क्षमता को विकसित करते हैं। और जैसे सामान्यतः चुनावी जो अनुभव ये बताते हैं कि परिवार का जो मुखिया जिस राजनीतिक दल का समर्थक होता है, परिवार के अन्य सदस्य भी उसका अनुसरण करते हैं। अब जैसे देखिए, परिवार में का जो मुखिया है वो अगर किसी राजनीतिक दल से संबद्ध है तो परिवार के अन्य जो सदस्य हैं वो भी उसी दल के सदस्य बनेंगे। तो इसी प्रकार राजनीति के प्रति प्रारंभिक समझ का जो विकास है वो बालक में परिवार के द्वारा ही होता है। अब आता है कि शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक सामाजिकरण में शिक्षण संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि बालक परिवार में जिन राजनीतिक अभिवृत्तियों को आत्मसात करता है और शिक्षण संस्थाओं में वे और भी अधिक जो है मजबूत बनती है, क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि में सहभागियों के साथ जो है अनुकूलन करने की आवश्यकता से जो है बालक राजनीतिक व्यवस्थाओं की विविधताओं को और विरोधाभासों के साथ ही जो है समायोजन करना सीखता है। और बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी और इसकी जो संभावना ज़्यादा है कि वह राजनीति में उतनी ही रुचि लेगा। जितना बालक शिक्षित होगा उतना ही बच्चा राजनीति में जो है वह उतना ही राजनीति में उसकी जो है रुचि होगी और उसके राजनीतिक ज्ञान का भी विकास होगा। लेकिन शिक्षण संस्थाओं का पाठ्यक्रम कैसा हो और उसकी मित्र मंडली किस प्रकार होती है, तो अथवा शिक्षा का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण और वैचारिक विमुखीकरण कैसा हो, तो ये सब जो तथ्य हैं
वो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और क्योंकि शिक्षक अपने आचरण एवं अन्य विभिन्न तरीक़ों से अपने विद्यार्थियों को अपनी विचारधारा की ओर जो है प्रेरित करने का प्रयास करता है। अब जो शिक्षक है उसका भी बच्चों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, उसकी विचारधारा से प्रेरित होकर वही बच्चे प्रेरित हो जाते हैं। इसी प्रकार देखिए राजनीतिक दल है, तो राजनीतिक दल भी जो है वो अपनी नीतियों, विचारधारा और कार्यक्रम के माध्यम से जो है समाजीकरण का कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों की नीति होती है, उनकी विचारधाराएं होती हैं और हर राजनीतिक दल के अपने कार्यक्रम होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन नीति, विचारधारा और कार्यक्रमों के द्वारा जो है समाजीकरण में अपना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और लोकतांत्रिक देशों में तो साम्यवादी, सर्वाधिकारवादी राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसे राज्यों में समाजीकरण के साधनों पर राज्य का जो है कठोर नियंत्रण होता है। जैसे साम्यवादी चीन है और सर्वाधिकारवादी जो राज्य हैं वहाँ पर क्या होता है कि राजनीतिक दलों की जो है वो भूमिका अलग अलग होती है। और ऐसे राज्यों में जो समाजीकरण के साधन होते हैं उन पर राज्यों का नियंत्रण होता है। जबकि जो लोकतांत्रिक राज्य हैं वहाँ पर राजनीतिक दलों की जो है बहुलता होती है, वहाँ पर बहुत सारे दल होते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक वो अपने अपना विचारों के अनुरूप जो है समाजीकरण की उन्हें स्वतंत्रता होती है। हर दल के अपने कार्यक्रम होते हैं, नीति होती है, विचारधारा होती है, उन्हीं से वो लोगों को प्रभावित करते हैं और समाजीकरण का कार्य करते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय प्रतीक है, तो विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह, सेना की परेड, ये सब ऐसे माध्यम जो राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था के भाव पैदा करते हैं। अब देखिए जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह जब हम मनाते हैं तो हमारे अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना जो है विकसित होती है और इसके साथ ही राजनीतिक आदर्शों के प्रति भी नागरिकों में आस्था पैदा होती है। तो अब आता है देखिए जनसंचार के साधन। तो जनसंचार के साधन जैसे समाचार पत्र है, टीवी है, रेडियो है, ये भी व्यक्ति में राजनीतिक ज्ञान और उनके विचारों को दिशा देने का जो है कार्य करते हैं। जैसे भारत में ऐसा माना जाता है कि चुनाव जो है वो मीडिया के दफ्तरों में से ही लड़े जाते हैं, जैसे क्योंकि ये विभिन्न कार्यक्रमों से जो है जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे देखिए समाचार पत्र और टीवी है, रेडियो है, तो ये क्या करते हैं, ये जो है ये ऐसे माध्यम हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपना जो है दृष्टिकोण बनाता है और ये सब चीज़ें क्या हैं, जनमत को प्रभावित करती हैं। इस तरह देखिए कि अब हमने राजनीतिक समाजीकरण किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तो राजनीतिक समाजीकरण जो है वो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। समाज की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में राजनीतिक समाजीकरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसी भी देश में नागरिकों व सरकार के बीच जो है अंतःक्रिया का जो अभाव पाया जाता है, वहीं किसी और देश में जो है सरकारी कार्यों और नीतियों को प्रभावित करने में भी नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए आज हमने देखा राजनीतिक समाजीकरण। इसमें हमने राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ देखा, उसकी परिभाषाएं देखी और राजनीतिक समाजीकरण के साधन देखे। तो इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें समाजीकरण का अर्थ पूछा जा सकता है। इसमें आपको परिभाषाओं के माध्यम से अर्थ को स्पष्ट करना है और जो है राजनीतिक समाजीकरण के जो साधन हैं वो कौन कौन से वो भी आपको बताए। परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक, जनसंचार के साधन, तो इनके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आप 2 प्रश्न करेंगे।